Today I want to discuss about chapter chemical reaction and equation of class 10th. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया। चेंजेस, इस संसार में कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर कुछ में परिवर्तन देखा जाता है। जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि चेंजेस दो तरह के होते हैं। जो सबस्टांस में चेंजेस होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, नो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड, एंड इन chemical change always new substance formed. Chemical change is reversible or irreversible. Both changes occurs in physical change, but in chemical change reversible change can't be possible. कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है जिसे फिजिकल चेंज कहते हैं, उसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कुछ न कुछ नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण में अगर लेते हैं, अगर किसी लकड़ी से अगर हम लकड़ी का शेप एंड साइज चेंज करके काट छाट करके हम उसको बैट बना देते हैं, बल्ला बना देते हैं, चौकी बना देते हैं, पलंग बना देते हैं, फर्नीचर बना देते हैं या दरवाज़ा खिड़की कुछ बना देते हैं, तो वो बस शेप साइज चेंज होकर के कुछ नया चीज़ हम उसका नामकरण कर दें, लेकिन वो लकड़ी का लकड़ी ही रह जाता है, कोई दूसरा चीज़ नहीं बन पाएगा। तो वो रिवर्सिबल चेंज है, मतलब उसको फिर से वापस लकड़ी ही छोड़ सकते हैं। अगर टूट गया तो फिर उसे लकड़ी ही कहलाएगा। लेकिन केमिकल चेंज, जैसे कि हम दूध से अगर दही बनाते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस तो होते हैं, हजारों होते हैं, करोड़ों होते हैं, लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है हम उसके बारे में से बात करेंगे। और हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो दैनिक जीवन में जो हम इस्तेमाल होता है जो भी केमिकल का, बस उसी के बारे में हम लोग को बात करते हैं। और आगे के लिए, आगे जानकारी के लिए हायर स्टडीज़ में ज़रूरत पड़ती है तो लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं, तो सेक्टर बच जाती है अलग अलग। तो हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन, कर्लिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक बार अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध बनाना असंभव है। इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, जो अपने रूप में दोबारा नहीं आ सकता। एक बार दूध फट गया तो फिर दूध नहीं बन सकता है, वो केमिकल चेंज। वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिजिकल चेंज में मैंने क्या बोला, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, लकड़ी से कोई नया सबस्टांस फॉर्मेशन है, फिर हम लकड़ी को वापस अपने शेप में ला करके लकड़ी बना सकते हैं, कुछ भी हो। और ये भी बताया कि ये इरिवर्सिबल भी होता है। जैसे कि अगर हम किसी ग्लास को अगर तोड़ देते हैं तो वो ग्लास फिर अपने रूप में नहीं आ पाएगा, तो वो हो गया इरिवर्सिबल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन की अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो whenever a chemical change occurs we can say that chemical reaction has taken place। जब भी कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम क्या देते हैं, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल में फैट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जैसे कि फैट फूड, जब भोजन हम करते हैं वो भोजन ही डायरेक्ट हमारे मलमूत्र में नहीं निकलता है। वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसमें
मर्केटॉल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लैट्रिन का कलर बिलीरुबिन नामक एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका रंग पीला हो जाता है और महक आ जाता है उसमें मर्केटॉल रिएक्शन की वजह से। ये सब रिएक्शन हुआ। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब एग्जाम्पल है उसके। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन से ही बनाया जाता है, एक सिम्बोलाइज्ड किया जाता है किसी चीज़ से, कि हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जैसे मैग्नीशियम को हवा के संपर्क में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करवाना है तो आप बैलेंस करवा सकते हैं। इधर MgO पे 2 लगा देंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। फिर लेफ्ट हैंड साइड में बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 हो तो गया लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, उधर मैग्नीशियम 1 किया तो मैग्नीशियम पे भी 2 लगा देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। और हमेशा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो करने के लिए। वी कैन ऑब्जर्व or recognize a chemical reaction by observing change in a state, color, by evolution of gas or by change in temperature। कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को कई तरीक़ों से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होता है, अगर कोई सॉलिड मिलकर लिक्विड बना सकता है, लिक्विड में गैस बना सकता है। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन H2 + O2 प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हुआ? वाटर। हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन फॉर्मेशन क्या हुआ? लिक्विड। तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि गैस मिलकर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि चेंज इन स्टेट। और केमिकल रिएक्शन में हमेशा नए चीज़ का फॉर्मेशन होता है जो कि अपने जो उनका गुण होता है, प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर एलिमेंट का उससे बिल्कुल भिन्न होता है, मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने में, ऑक्सीजन जानते हैं आप लोग कंबसन सपोर्टर, जलाने में मदद करता है, मतलब जलने वाला जलाने वाला मिलकर बनाया क्या? तो बुझाने वाला, मतलब पानी। आप जानते हैं ना कहीं आग लग जाता है तो पानी डालते हैं। वी कैन ऑब्जर्व रिकॉग्नाइज द केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर भी चेंज होता है। और कई रिएक्शन में क्या होते हैं कि गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लास 8 में भी पढ़े हैं आप लोग कि जब भी किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। और भी बहुत सारे होते हैं। और टेम्परेचर में भी बदलाव होता है। कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे हीट लिबरेट होता है, इवॉल्व होता है, और कई में हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो गया तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व हो गया वो हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, बदले में क्या छोड़ता है? ट्रांसपीरेशन और ऑक्सीजन छोड़ता है पौधा। तो ये हीट को एब्जॉर्ब किया तो फोटोसिंथेसिस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब किया। और जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, जब हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने हीट इवॉल्व किया, बाहर निकाला। तो रिस्पायरेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में हम लोग ने बात किया। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव वी यूज फॉर गैस G, फॉर लिक्विड L, फॉर सॉलिड S, फॉर एक्वस AQ। तो हम लोग कोई भी सॉल्यूशन में जो भी सबस्टांस होते हैं जिसका जो रूप होता है, गैस अगर हुआ तो हमको गैस ना लिख करके सिर्फ ब्रैकेट में G लिख सकते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि ये गैस है। कोई लिक्विड है तो L, कोई सॉलिड है तो S, कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ। बैलेंसिंग इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन so that number of atoms of each element involved in the reaction remains same at the reactant and product side। हम लोग
केमिकल को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से लिखी गई है। आयरन H2O में जब मिलाया गया तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस कैन बी रिटेन एज Fe सॉलिड होता है, वाटर गैस के रूप में है क्योंकि ये मॉइस्चरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए H2O को हम लोगों ने गैस लिखा, लिक्विड ना लिख करके। और क्या हुआ, जंग लगने के बाद Fe2O3 रस्टिंग हुआ और ये सॉलिड है और H2 गैस निकलता है उससे, जिसके लिए मैंने G लिखा। तो केमिकल रिएक्शन को मेनली 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का हिंदी होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a new single substance, for example कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। इसको अगर H2O लिक्विड के साथ मिलाया जाए, आप ध्यान दीजिए यहाँ भी CO देख लीजिए नीचे S लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड हो गया ये, और H2O लिक्विड है, L लिखा गया है, बदले में क्या बना CaOH होल ट्वाइस, चूना पत्थर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूना पत्थर या इसे हम लोग सोडा लाइम भी कहते हैं, जिसका कलर दूधिया होता है, मतलब मिल्की वाइट होता है, जो कि ये सॉल्यूशन इन लिक्विड है, इसलिए इसे एक्वस कहा गया, एक्वस सॉल्यूशन। CaH होल ट्वाइस माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम भी इसे कहते हैं। सेलेक्ट लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, दीवारों में पेंट चढ़ाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पेंट चढ़ने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ये क्या फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल, और उसके बाद दीवार पे थोड़ा सा शाइनी फिनिशिंग आ जाता है, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है। CaOH होल ट्वाइस मतलब चूना दीवार पे चढ़ाया जा चुका है। सेलेक्ट लाइन, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में मौजूद हम लोग जो छोड़ते हैं गैस, वो उसमें मिक्स हुआ और क्या निर्माण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड है, और लिक्विड उससे वेपर के रूप में निकल जाता है, वो जो कि लिक्विड है। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन इज अ सॉलिड, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, और साथ में हीट भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट भी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तुरंत मैंने बताया जलने वाला जलाने वाला मिलकर बनाया बुझाने वाला। H2 + O2 फॉर्मेशन क्या हुआ, वाटर, जो कि लिक्विड है। L, हाइड्रोजन भी गैस ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन बनाया क्या, लिक्विड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैंने बात की, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product। मीथेन CH4 गैस है, मीथेन जानते हैं आप लोग मीथेन के बारे में, और ऑक्सीजन कंबसन सपोर्टिंग, तो कंबसन सपोर्टर, तो उसके साथ ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो देखिए गैस गैस और गैस गैस ही निकाला। रिस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने पीछे बात किया। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी रिएक्शन ही है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन मतलब एकजुट होना, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, तो डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना, समझ सकते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस डिकम्पोजेज टू गिव 2 or more सबस्टांस, मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है सेकेंड वाला, कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। NCERT में इससे प्रश्न भी उठाया गया है, किस प्रकार से ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। क्यों, उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट टूटकर एक सिंगल सबस्टांस का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक सिंगल सबस्टांस टूट करके 2 या 2 से अधिक सबस्टांस का निर्माण करता है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस डिकम्पोजेज टू गिव 2 or more सबस्टांस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल मतलब होता है हीट, नाम से ही मालूम पड़ जाता है, मतलब ये रिएक्शन टूटेगा तो इसमें किसके मौजूदगी में टूटेगा, तो हीट के प्रेजेंस में। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, हीट के प्रेजेंस में।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जैसा कि देख सकते हैं फेरस सल्फेट सॉलिड है, उसको हीट किया जाता है तो Fe2O3 SO2 SO3, ये तीन एक टूटकर तीन बने, इसलिए इसे कहा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो कौन सा डिकम्पोजिशन? तो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में टूटा। कैल्शियम कार्बोनेट उसको हीट किया गया तो क्विकलाइम और CO2। PbNO3 लेड लाइटनेट वाइट कलर का होता है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है। और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, और ऑक्सीजन गैस। फिर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होगा लेकिन किसके प्रेजेंस में? तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। और व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे H2O को कभी टूट नहीं सकता है, H2O गैस के रूप में रहे, सॉलिड के रूप में रहे, लिक्विड के रूप में रहे, हमेशा वो H2O ही रहेगा। लेकिन बस एक शर्त है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के केस में इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराया जाता है H2O से तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होकर टूट जाते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक मतलब फोटो से समझ में आ जाता है कि ये रिएक्शन में जो है कंपाउंड सब्सटेंस टूटेगा, लेकिन टूटेगा किसके प्रेजेंस में? तो लाइट के प्रेजेंस में। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl जो कि बिल्कुल वाइट कलर का होता है, अगर उस पर सनलाइट के प्रेजेंस में उसको छोड़ दिया जाए, लाइट के प्रेजेंस में उसको छोड़ दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या देगा? वो बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और सिल्वर कलर का कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार से दिखाता है। AgBr को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ा जाए तो सिल्वर सॉलिड के रूप में और ब्रोमीन गैस के रूप में उड़ जाएगा। और ऊपर में ये दोनों जो रिएक्शन है, दोनों का इस्तेमाल जो है किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जानते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो किसी रूप में हो सकती है, हीट के रूप में, लाइट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाता है तो BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसको हीट की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है। अब थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब ज़्यादा जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे द केमिकल रिएक्शन इन विच एलिमेंट डिस्प्लेसेज अनदर एलिमेंट इन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे कि दिख रहे हैं आप, आयरन को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए, आयरन सॉलिड है, अगर उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, जिसे आयरन सल्फेट कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में, और कॉपर अलग हो जाएगा। द नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। जैसा कि देख रहे हैं आप, जिंक है, अदर एग्जाम्पल में जिंक है, जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाया जाए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जिंक को मिलाया जाए तो ZnSO4 बनता है। क्यों? क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर फिर अलग हो जाएगा। लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसमें लेड जो है क्यूप्रिक क्लोराइड मतलब उसको डिस्प्लेस करके कॉपर को लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर बना देगा। जिंक और लेड ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, इसलिए दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड।
वैसा रिएक्शन जिसके अंतर्गत क्या होता है, आपस में ग्रुप ऑफ एटम्स जो है अपना म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं, एक मतलब कि दोनों अदल बदल कर लेते हैं। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में है और बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाया जाता है, आपस में दोनों अपने आयंस बदल लेते हैं। जैसे कि सोडियम बेरियम की जगह, बेरियम सोडियम की जगह। जैसे देख लीजिए आप, Na2SO4 है तो हो गया BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्योंकि रिएक्टिविटी इसमें से ज़्यादा है, इससे आगे है, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद NaCl साल्ट का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अ वाइट सबस्टांस इज फॉर्म ड्यू टू एबव रिएक्शन। एक वाइट सबस्टांस का जो फॉर्मेशन होता है ऊपर वाले दिए हुए रिएक्शन की वजह से ही होता है। द इंसॉल्युबल सबस्टांस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। इसमें जो वाइट सबस्टांस का जो फॉर्मेशन होता है, इसको जो नीचे बैठ जाता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट, मतलब अवक्षेपित। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कोई भी सबस्टांस प्रिसिपिटेट हो जाए। प्रिसिपिटेट मतलब रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन जो है वो नीचे बैठ जाता हो, उसे बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट, मतलब अवक्षेपित हो चुका है। जैसे कि चूना को घोल कर छोड़ दिया जाए रात भर, तो पानी ऊपर और चूना नीचे रहता है, तो मतलब वो प्रिसिपिटेट हो चुका है। इस रिएक्शन को बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल PbNO3 होल ट्वाइस, मतलब कि लेड नाइट्रेट को जब पोटासियम आयोडाइड मतलब Ki से मिलाया जाता है तो PbI2 प्रिसिपिटेट हो जाता है। लेड आयोडाइड जो है सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है और पोटासियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में होता है, दोनों। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन हमारे आम जीवन में होता ही रहता है। जैसे हम भोजन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो भोजन को ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करता है, तो जिससे कि भोजन से जो ऊर्जा होता है वो टूटकर हमारे बॉडी में मिलती है और उस ऊर्जा से हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑक्सीडेशन के साथ एक रिडक्शन भी है, दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसका सही तरीके से जानेंगे आखिर होता क्या है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन निकल जाता है। ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे कि देख सकते हैं आप ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। जैसे कि कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया और हिट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इस रिएक्शन में क्या हुआ? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर। इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज reacted with hydrogen gas, then again copper becomes brown as reverse reaction takes place. Copper oxide when react with H2O on the presence of heat, then it form copper and H2O hydrogen gas. Here hydrogen combined with oxygen, that's why H2O is oxidizing agent, because here in this reaction oxygen is added. समझ गए आप? इसमें क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया गया हीट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लॉस किया, और यहाँ पर H2O जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जिसमें रिड्यूस होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब किसी रिएक्शन में ये दोनों चीज़ होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों भी क्रियाएं होती हैं, तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि कॉपर ऑक्साइड और H2O के केस में देख रहे हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, और कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन लॉस हो गया, इसलिए इसे रिडक्शन कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है ZnO, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन में भी यही केस है।
अब हम बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन मतलब जंग लगना। When a metal is attacked by substance around it, such a moisture, acid, etc. कहते हैं कि किसी भी मेटल में कोई भी सबस्टांस के अटैक होने से, संपर्क में आने से उसमें जंग लग जाता है, जैसे कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। जैसे कि आयरन का भूरा होना, वो जंग लगने का एक प्रॉपर्टी है, एक कारण है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ये भी उसी का एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टांस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc. एग्जाम्पल ने बताया। अब रेंसिडिटी की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं बासी, है ना। कोई चीज़ बासी होगी, जैसे कोई फैटी या ऑयली सबस्टांस है, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो महकने लगता है, उसमें गंदा स्मेल देने लगता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है फैट या ऑयली सबस्टांस में।